नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 28 मार्च 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ओशन कॉमन्स से संबंधित प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, G20 की, इंडिया क्या कर सकता है। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आज IMF के बेल आउट पैकेजेस से संबंधित। IMF जैसे बेल आउट पैकेज देता है, पहले इंडिया को भी दिया है, अभी श्रीलंका और पाकिस्तान को दे रहा है। क्यों देता है, कैसी सिचुएशन में देता है, कंडीशंस लगाता है, वो सब डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ताइवान से संबंधित आर्टिकल है, इसे भी डिस्कस करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एथिक्स का एक एग्जांपल। ये है प्रकाश राज पुरोहित, DM है जयपुर के। इनके ऑफिस में ना एक दिव्यांग डिफरेंटली एबल्ड पर्सन अपनी फरियाद लेके आया। वो अपने हाथों से चल रहा था, तो DM ने अपनी टेबल पर इनको बिठाया, पानी पिलाया और तसल्ली से इनकी प्रॉब्लम सुनी। तो ये देखो, एम्पैथी का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। ऐसी तस्वीर एक बार पहले भी सामने आई थी जब DM अपनी कुर्सी छोड़ के नीचे फर्श पर बैठ गए थे डिफरेंटली एबल पर्सन की बात को सुनने के लिए। तो अक्सर हम ऑफिसर्स को देखते हैं कि वो सिटीजन्स को धमका रहे होते हैं, पूरी तरह से रोब झाड़ रहे होते हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ना, दिल को सुकून देने वाली होती हैं। ये दर्शाती हैं कि जो ऑफिसर्स हैं उनकी भी संवेदना है जनता के प्रति, वो अपनी सर्विस के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं और सिविल सर्वेंट में जो सर्वेंट वर्ड है उसको सार्थक करती हैं ऐसी तस्वीरें। तो अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल ओशियंस के कंजर्वेशन से संबंधित है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, आपको पता है G20 की प्रेसिडेंसी इस साल इंडिया के पास में है। तो बहुत सारे राइटर्स कुछ इश्यूज को लेके जो आर्टिकल लिखते हैं ना, जैसे टेररिज्म को लेके, डिजिटलाइजेशन को लेके, साइबर सिक्योरिटी को लेके, पानी के कंजर्वेशन को लेके, तो वो ना G20 की इंडिया की प्रेसिडेंसी से उसे लिंक कर देते हैं कि इंडिया के पास मौका है, इंडिया G20 का प्रेसिडेंट है इस बार, तो इंडिया इन इश्यूज को रेज करे इस प्लेटफॉर्म पे। उसी टाइप का इंट्रोडक्शन इस आर्टिकल में भी देखने को मिल रहा है कि प्रेसिडेंसी इंडिया के पास में है, तो इंडिया के पास मौका है ओशियंस के कंजर्वेशन से संबंधित इश्यूज को रेज करने का। ओशियंस प्लैनेट को प्रोस्पर बनाने के लिए बहुत सारे मौके देते हैं। कितने सारे रिसोर्सेज मिलते हैं ओशियंस से, इस पर वैसे UPSC ने क्वेश्चन भी पूछा था 2014 में कि ओशियंस क्या क्या रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड करते हैं। जैसे देखो, एनर्जी के रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, ऑयल गैस, नेविगेशन होता है ओशियंस के थ्रू, इतनी डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी है ओशियंस के अंदर, जैसे कोरल रीफ्स हैं, क्लाइमेट को रेगुलेट किया जाता है ओशियंस के द्वारा। आपने एक चीज देखी होगी कि वर्ल्ड की जो सबसे ज्यादा प्रोस्पर्स सिटीज है ना, वो कोस्टल सिटीज हैं। जैसे हमारे देश में देख लीजिए, मुंबई जो है देश की फाइनेंशियल कैपिटल है। पाकिस्तान में देख लीजिए, कराची उनकी बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सिटी है। तो वर्ल्ड की जो टॉप बड़ी सिटीज है ना, वो आपको कोस्टल सिटीज मिलेंगी। और राइटर ये बोलते हैं G20 में जो मेंबर कंट्रीज है ना, टोटल वर्ल्ड में जो कोस्ट लाइन्स है ना, उस टोटल वर्ल्ड की कोस्ट लाइन का 45% तो इन G20 के मेंबर कंट्रीज की है। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है वो भी आपको बताता हूं। टर्म का मतलब देखो, इसलिए बताना जरूरी हो जाता है क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स होते हैं जिन्होंने अभी अभी न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया है, तो शायद हो सकता है उन्हें EEZ का मतलब ना पता हो। तो जो सीनियर्स हैं उनका रिवाइज हो जाता है और जो बिगनर्स हैं उनको पता लग जाता है। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपको बता देता हूं। जैसे देखो, ये कोस्ट है, मान लीजिए ये इंडिया है, ये कोस्ट है। तो इंडिया के कोस्ट से लेके आगे 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है ना, वो है इंडिया का EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब इस 200 नॉटिकल माइल्स तक के एरिया में, यानी कोस्ट से लेके आगे 200 नॉटिकल माइल्स तक के एरिया में जो भी रिसोर्सेज है ना पानी में, उस पर इंडिया का हक है, इंडिया उनको एक्सप्लोर कर सकता है। सेम चीज बाकी देशों के साथ भी है। और 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का जो ये एरिया है ना, ये है हाई सी मतलब इसे इंटरनेशनल वाटर भी कहा जाता है। ये वो एरिया है ओशन का जिस पर किसी एक देश का हक नहीं है, किसी एक देश का राइट नहीं है, ये ग्लोबल कॉमन है। इस पानी पर यानी हाई सी पर यानी इंटरनेशनल वाटर पर सभी देशों का हक है।
जैसे मैं आपको ना एक तस्वीर दिखाता हूं, एक सेकंड रुकिए आप। जैसे आप ये तस्वीर देख सकते हो, पूरा मैप तो नहीं है, बट ये जो आपको, ये कौन सा कलर है, मतलब लाइट ग्रीन टाइप का लग रहा है। मेरी कलर की जो पहचान है काफ़ी वीक है। तो ये जो लाइट ग्रीन टाइप का लग रहा है ना, ये विभिन्न देशों का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। बाद में ये जो पानी बच गया है, ये है हाई सी यानी इंटरनेशनल वाटर, जो कि है ग्लोबल कॉमन, यानी किसी एक देश का हक नहीं है, पूरे वर्ल्ड का हक है, पूरे वर्ल्ड का रिसोर्स है ये हाई सीज। अब ब्लू इकोनॉमी की डेफिनेशन भी आप जान लीजिए, क्योंकि इस आर्टिकल में ब्लू इकोनॉमी जो वर्ड है वो आएगा काफी बार। वर्ल्ड बैंक के अनुसार ब्लू इकोनॉमी की डेफिनेशन ये है, सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब ओशन के जो रिसोर्सेज है ना, जैसे मछलियां हैं, एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उनका इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए कि लाइवलीहुड इंप्रूव हो, इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा हो, विभिन्न देशों की जो ओशंस के रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, जॉब्स जनरेट हों। लेकिन इसके साथ साथ ये सब तो हो, लेकिन इसके साथ साथ ओशन का जो इकोसिस्टम की हेल्थ है ना, वो भी प्रिजर्व की जा सके। ऐसा नहीं कि इतनी ज़्यादा मछलियों को इतना तेज़ी से पकड़ लिया कि मछलियों की ब्रीडिंग नहीं हो उसकी और वो मछलियां हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। नहीं, इस प्रकार से ओशन के रिसोर्सेज को इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करवाना है कि ओशन की इकोसिस्टम की हेल्थ पर नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। ओशन के जो रिसोर्सेज हैं उनका सस्टेनेबल यूज करना है, मतलब आने वाली जो जनरेशंस है ना, उनके लिए भी ओशन के रिसोर्सेज को बचा के रखना है। यह मतलब है ब्लू इकोनॉमी का। अब देखो, राइटर कहते हैं ब्लू इकोनॉमी में सिर्फ ओशन डिपेंडेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही नहीं आता, ब्लू इकोनॉमी में सोशल डेवलपमेंट भी आता है, इन्वायरमेंट की सिक्योरिटी, इकोलॉजी की सिक्योरिटी, ये सब भी आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार ये कहा था, हमारे तिरंगे में जो चक्र है ना उसका कलर ब्लू है, आपको पता है। तो ये जो ब्लू कलर है ना चक्र का, ये दिखाता है पोटेंशियल ऑफ ओशन इकोनॉमी। अब देखो, ये चीज इंपॉर्टेंट है, जब भी ऐसे में कुछ लिखना आए ना ओशन रिसोर्सेज के बारे में, ओशंस किस प्रकार से इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी की इस लाइन को कोट करोगे, बढ़िया वैल्यू एडिशन होगा। ऐसी 2-3 चीजें आगे भी आएंगी। अब बात करते हैं सरकार ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं ओशंस की डेवलपमेंट को इंप्रूव करवाने के लिए। सागरमाला इनिशिएटिव है, पोर्ट लेड डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए, पोर्ट्स के थ्रू डेवलपमेंट हो। शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी है, जो डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग को एनकरेज करता है, मतलब देश में ही ज्यादा से ज्यादा शिप्स बिल्ड हों, उसको प्रमोट करती है ये पॉलिसी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये जो योजना है देश में फिशरी सेक्टर को प्रमोट करने वाली है। जो ब्लू रेवोल्यूशन है ना, फिशरी से संबंधित है ब्लू रेवोल्यूशन। तो ब्लू रेवोल्यूशन लाने के लिए ये योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मत्स्य मतलब मछलियां यानी फिशेज। नेक्स्ट है सागर मंथन डैशबोर्ड, रियल टाइम बेसिस पे जो ये शिप्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, उनको ट्रैक किया जाता है इस सागर मंथन डैशबोर्ड के द्वारा। डीप ओशन मिशन, डीप ओशन मिशन जो है वो हमारे इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, यानी 200 नॉटिकल माइल्स तक के एरिया में और कॉन्टिनेंटल सेल्फ में। कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्या होता है? जैसे कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है ना, वो है कॉन्टिनेंटल सेल्फ। तो दोनों जगहों पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में और कॉन्टिनेंटल सेल्फ में भी। वैसे कॉन्टिनेंटल सेल्फ आ ही जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, क्योंकि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया और ये शुरू के 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया, तो सिर्फ EEZ बोल देते तो भी काम चल ही जाता। तो मतलब डीप ओशन मिशन जो है वो फोकस करता है ऐसी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में जिसकी सहायता से हम ओशंस में डीप में जाके, काफी गहराई में जाके रिसोर्सेज को यूज कर सकें, रिसोर्सेज को हार्नेस कर सकें। एक्सप्लॉइट वर्ड यहां पे नहीं इस्तेमाल है, एक्सप्लॉइट का मतलब थोड़ा नेगेटिव होता है। हमें रिसोर्सेज को सस्टेनेबली हार्नेस करना है, यूज करना है। इसके अलावा इंडिया ने कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन जारी की ताकि कोस्टल रीजन्स को अच्छे से मैनेज किया जा सके, अच्छे से क्लासिफाई किया जा सके। इसके अलावा और सरकार ने क्या क्या किया है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था ना जब 2018 में 5 जून को, तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने यह बोला था कि हम 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देंगे। पूरी तरह से तो देखो एलिमिनेट नहीं हुआ पिछले साल, लेकिन हम बहुत
प्रोडक्ट्स ऐसे हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक वाले जो एलिमिनेट हो चुके हैं, जैसे प्लास्टिक के जो कप्स आते थे वो अब बैन हैं इंडिया में। इसके अलावा सरकार की तरफ से प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को अमेंड किया गया ताकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स को बैन किया जा सके। जो बात हमने अभी की कि प्लास्टिक वाले कप अब बैन हो गए हैं, बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स बैन हो गए हैं। प्लास्टिक पोल्यूशन से निपटने के लिए जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, उनको भी इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि जो प्रोड्यूसर हैं वो भी सहयोग करें वेस्ट को मैनेज करने में। जैसे देखो, एक लेस बनाने वाली कंपनी है, उन्होंने अपना लेस का पैकेट बेच दिया 20 रुपये वाला, 10 रुपये वाला, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। जिस पैकेट में उन्होंने लेस भर के दिए हैं वो प्लास्टिक का है, तो उसको मैनेज कैसे किया जाए, इस संदर्भ में भी सरकार ने जो गाइडलाइंस दी है ना, इन्हें ही कहा जाता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी जो प्रोड्यूसर लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो जाती प्रोडक्ट को बेचने के बाद, उस वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए जिसमें उन्होंने प्रोडक्ट भर के दिया था, इस संदर्भ में भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अब इसके बाद राइटर ये बोलते हैं ब्लू इकोनॉमी जो है वो G20 के प्रायोरिटी एरियाज में शामिल है। G20 का एक की प्रायोरिटी एरिया है, की मतलब इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी एरिया है इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप, और इस वर्किंग ग्रुप का एक की प्रायोरिटी एरिया है ब्लू इकोनॉमी। चूंकि इस बार प्रेसिडेंसी इंडिया के पास में है तो इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार ये बोला था, हमें लाइफस्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट अपनाने की आवश्यकता है। मतलब ऐसा लाइफस्टाइल अपनाने की आवश्यकता है जिससे इन्वायरमेंट का हित हो, इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन हो, इन्वायरमेंट सुरक्षित रहे। मतलब अभी देखो क्या है, माइंडलेस कंजप्शन चलता है। एक इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अमेजोन पे बहुत सारी डील्स आती रहती हैं, ये प्रोडक्ट सस्ते में ले लो, ये प्रोडक्ट सस्ते में ले लो, इस पर इतना सारा ऑफर है। बहुत बार ना हम ऐसा प्रोडक्ट भी परचेज कर लेते हैं, सिर्फ वो सस्ते में मिल रहा था, हमें ज़्यादा जरूरत नहीं है, हमने परचेज कर लिया। ये है माइंडलेस कंजप्शन। पहले सुपर बाजार वाला कंसेप्ट आया था कि सुपर बाजार में जाते हैं, जैसे वॉलमार्ट टाइप की चीज़ें हमारे देश में भी देखने को मिलती हैं, एक ही छत के नीचे सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, बिग बाजार टाइप। वहाँ पे इतने सारे प्रोडक्ट हमें दिखते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट भी हम परचेज कर लेते हैं जिसकी हमें आवश्यकता नहीं होती। तो ये भी माइंडलेस कंजप्शन है। हमें माइंडलेस यूटिलाइजेशन को प्रमोट करने की आवश्यकता है। जो करें सोच समझ के परचेज करें, उसका बढ़िया से यूज़ करें, रीयूज़ करें, रिसाइकल करें। सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट आपने सुना होगा। प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चर हो, रीयूज़ हो, रिसाइकल हो, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया फिर फेंक दिया एक ही बार में, वो होती है लीनियर इकोनॉमी। G20 के फोरम में ना काफ़ी सारे ओशन रिलेटेड इश्यूज पहले डिस्कस हो चुके हैं, जैसे G20 एक्शन प्लान ऑन मैरीन लीटर, कूड़ा करकट फैलाए जाते हैं कोस्टल एरियाज में, बीचीज पर। उसके बाद ओसाका ब्लू ओशन विजन, कोरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेलेटर प्लेटफॉर्म। तो ये सारे इश्यूज ऑलरेडी डिस्कस हुए हैं। पिछले साल ओशन 20 लॉन्च हुआ था बाली में, पिछली बार प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास थी। मतलब ब्लू इकोनॉमी के ऊपर डिस्कशन हुई थी इस ओशन 20 लॉन्च में। तो इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है तो इंडिया की भी प्रायोरिटी होनी चाहिए, इन इश्यूज को आगे ले जाया जाए और ब्लू इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड में प्रमोट करवाया जाए। ब्लू इकोनॉमी को ना खतरा है बहुत सारी चीज़ों से, जैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। इसकी वजह से क्या है, कोस्टल एरियाज सबमर्ज हो रहे हैं, बहुत सारे जगहों पर लोग माइग्रेट हो रहे हैं कोस्टल एरिया से। ओशन एसिडिफिकेशन, सी लेवल राइज हो रहा है, मेरीन पोल्यूशन बढ़ रहा है, रिसोर्सेज का ओवर एक्सट्रैक्शन चल रहा है, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन चल रहा है। तो इन सब रीजन्स की वजह से ना ब्लू इकोनॉमी को खतरा है, ब्लू इकोनॉमी को थ्रेट है। राइटर इसके बाद बोलते हैं, देखो ओशंस ना आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। एक ओशन में कुछ गलत होता है तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो दूसरे ओशंस पर भी देखने को मिलेगा देयर स्वेयर। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ओशन, पैसिफिक ओशन के आसपास के देश वो भी सुरक्षित हैं, बाकी इंडियन ओशन के जो देश हैं उनको खतरा है, ऐसा नहीं। सभी ओशंस आपस में जुड़े हुए हैं। आज एक ओशन के कोस्टल कंट्रीज को खतरा है, कल दूसरे ओशन के कोस्टल कंट्रीज को खतरा होगा। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो G20 के जो मेंबर कंट्रीज हैं ना, ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं।
कुछ देशों ने अपनी स्ट्रेटेजी भी रिलीज कर दी है। तो आवश्यकता यह है कि G20 के मेंबर कंट्रीज एक दूसरे के बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीखें। अगर किसी मेंबर ने कुछ बढ़िया प्रैक्टिस की है तो दूसरे देश भी उसे इंप्लीमेंट करें, और बाद में फिर यही बेस्ट प्रैक्टिसेस है ना जो गरीब देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन तक भी ले जाई जाए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया ओशन कॉमन्स से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो IMF बेल आउट से संबंधित है। आप GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से और GS पेपर 3 से भी आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, पिछले हफ्ते एक कंफर्मेशन आई IMF की तरफ से कि वो श्रीलंका की इकोनॉमी को $3 बिलियन का बेल आउट देंगे। मतलब फिलहाल $3 बिलियन देंगे ताकि श्रीलंका की सरकार अपनी डूबती इकोनॉमी को संभाल सके। इससे पहले IMF ऑफिशियल्स पाकिस्तान की सरकार के साथ भी नेगोशिएट कर रहे थे। डिस्कशन का मुद्दा था कि पाकिस्तान को $1.1 बिलियन का बेल आउट प्लान दिया जाए ताकि पाकिस्तान भी अपने इकोनॉमिक क्राइसिस को टैकल कर सके। क्वेश्चन ये उठता है कि कंट्रीज IMF से क्यों हेल्प मांगती हैं, कब हेल्प मांगती हैं? जब देखो विभिन्न देशों की इकोनॉमी बहुत बड़े क्राइसिस से गुजरती है ना, जैसे करेंसी क्राइसिस है। आज के समय में श्रीलंका की जो करेंसी की वैल्यू है ना, डॉलर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम हो गई है। ऐसा क्यों होता है? किसी देश की करेंसी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में या फिर दूसरी करेंसीज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम क्यों हो जाती है? पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू भी आपको पता है अभी बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए पाकिस्तान IMF से मदद मांग रहा है। ऐसा देखो इसलिए होता है कि वो देश अपनी इकोनॉमी को ठीक से संभाल नहीं पाता, मतलब करेंसी की मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पाता, ग्रोस मिसमैनेजमेंट देखने को मिलता है। खास करके रूलिंग गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में सेंट्रल बैंक खराब पॉलिसीज को अपनाता है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं ताकि अच्छे से समझ में आए। जैसे देखो, श्रीलंका की सरकार ने ना, श्रीलंका की सरकार मान लीजिए, पाकिस्तान की सरकार मान लीजिए, इन देशों की सरकारों ने ना पॉपुलिस्ट पॉलिसी अपनाई। जैसे कोविड में तेल के दाम एकदम से बढ़ गए थे, तो उस समय पाकिस्तान की सरकार ने नहीं इंक्रीज किए डोमेस्टिकली तेल के दाम, क्योंकि इमरान खान चाहते थे कि मैं पॉपुलैरिटी ज़्यादा हासिल कर सकूं, इसलिए उन्होंने पॉपुलिस्ट पॉलिसी अपनाई कि नहीं, हम तेल के दाम नहीं इंक्रीज करेंगे, इंडिया इंक्रीज कर रहा है लेकिन हम नहीं करेंगे। उसी प्रकार से श्रीलंका की सरकार ने काफ़ी सब्सिडी वाली स्कीम्स चलाई ताकि जनता में सरकार को पॉपुलर किया जा सके। अब देखो, पैसे तो पेड़ पे नहीं उगते, कहीं से तो पैसे लाने पड़ेंगे, या तो आप सिस्टमेटिकली रेवेन्यू को इंक्रीज करो। लेकिन ये जो सरकारें होती हैं ना, जैसे श्रीलंका की सरकार, पाकिस्तान की सरकार, ये रेवेन्यू वगैरह नहीं देखती, ये सिर्फ ये देखती हैं कि पॉपुलैरिटी कैसे हासिल की जाए। तो फिर वो वाली सिचुएशन आ जाएगी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, यानी फिजिकल डेफिसिट बहुत बढ़ेगा। आप 10 रुपये कमा रहे हो, खर्चा कर रहे हो 20 रुपये का, तो ये 10 रुपये का गैप जो आ गया, कैसे करोगे आप? अब या तो उधारी लोगे, लेकिन इन देशों की इकोनॉमी की सिचुएशन इतना खराब है, इन्हें कोई लोन देने को आसानी से राजी नहीं होता। फिर ये देश क्या करते हैं? पैसा छापते हैं। अब एक लेवल से ज़्यादा ये पैसा प्रिंट कर देते हैं तो उनकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। अब देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल देखो नॉन टेक्निकल है, कंसेप्ट समझने के लिए है। जैसे ये जो देश होते हैं ना, जो नोट्स ज़्यादा प्रिंट कर देते हैं जरूरत से ज़्यादा, जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, इन देशों में होता क्या है? देखो, प्रोडक्ट तो उतने ही हैं, मतलब नोट छापने से कोई प्रोडक्शन थोड़ी ना इंक्रीज हो गया एकदम से। लोगों के पास में पैसा ज़्यादा आ गया नोट छपने की वजह से, प्रोडक्ट उतने ही हैं, चीज़ें उतनी ही हैं, लिमिटेड हैं। तो होगा क्या इससे? पहले कोई पर्सन 10,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल खर्च करने को तैयार था किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, क्योंकि अब पैसा ज़्यादा आ गया है तो वो 20,000 खर्च करने को तैयार है। तो इससे होता क्या है? वो चीज़ हो जाती है जैसे हमारे देश में भी हो चुकी है। पहले 1 रुपये में बहुत कुछ आ जाया करता था, आज के समय में 1 रुपये में कुछ नहीं आता, क्योंकि हमारी करेंसी की जो वैल्यू है ना वो कम हो गई है। जब ये चीज़ करेंसी की वैल्यू एकदम से बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो फिर उस देश की इकोनॉमिक क्राइसिस में आ जाती है। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में आप पढ़ते हो 1929 में ग्रेट रिसेशन आया था। कई अफ्रीकन कंट्रीज़ में आप देखते हो कि 1 लाख रुपए लेके जाना पड़ता है एक पेंसिल परचेज करने के लिए, क्योंकि उस देश की करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। उस देश ने बहुत ज़्यादा
नोट्स प्रिंट कर दिए हैं। तो चीज़ें उतनी ही हैं, लेकिन लोगों के पास में ज़्यादा पैसा आ गया है। ज़्यादा पैसा आ गया है तो फिर महंगाई ज़्यादा आ गई है। यही सब अभी श्रीलंका और पाकिस्तान में भी हो रहा है, वहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में देखो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आती। जब किसी देश की इकोनॉमी ऐसे क्राइसिस में आ जाती है ना, इन्वेस्टमेंट नहीं आती, टूरिस्ट कम आना स्टार्ट हो जाते हैं। वैसा ये किस्मत की वजह से भी होता है। कोविड आ गया श्रीलंका, पूरे वर्ल्ड में एकदम से श्रीलंका में टूरिस्ट आना कम हो गए। तो श्रीलंका को जो डॉलर वगैरह मिला करते थे ना, फॉरेन करेंसी मिला करती थी, वो एकदम से कम हो गई। उनके पास फॉरेन करेंसी नहीं है तो वो कुछ परचेज नहीं कर सकते बाहर से। ऑयल वगैरह या दूसरी चीज़ परचेज करनी हो तो उनको परचेज करने में दिक्कत आएगी, जरूरी आइटम्स, क्योंकि उनके पास डॉलर नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, करेंसी की वैल्यू कम हो गई, उनके पास फॉरेन करेंसी नहीं है बाहर से जरूरी आइटम्स को परचेज करने के लिए, ऐसी सिचुएशन में कोई देश जाता है आईएमएफ के पास में, भैया हमारी हेल्प कीजिए। तो आईएमएफ जनरली देखो इन देशों को पैसा उधार देता है एसडीआर की फॉर्म में, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अभी फिलहाल देखो एसडीआर जो है बास्केट है 5 करेंसीज का, यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज युआन, जापानीज येन और ब्रिटिश पाउंड। तो आईएमएफ उधार देता है एसडीआर की फॉर्म में, वो देश फिर इस एसडीआर को एक्सचेंज करवा सकता है दूसरी करेंसीज से। समझ गए? और जनरली देखो जब आईएमएफ लोन देता है ना, ऐसे नहीं लोन दे देता, कंडीशंस रखता है। जैसे पाकिस्तान है, श्रीलंका है, इनके ऊपर कंडीशंस रखी जाएगी कि आप कदम उठाइए। सेंट्रल बैंक जो पहले करप्शन चल रहा था, सेंट्रल बैंक जो पहले सिर्फ सरकार की मान रहा था, सरकार के इन्फ्लुएंस में था, वो सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंट होकर काम करे, सरकार रेवेन्यू जनरेट करने के लिए टैक्स लगाए। ऐसी ऐसी कंडीशंस आईएमएफ रखता है लोन देने के लिए। अब देखो ये जरूरी भी है, क्यों? क्योंकि आईएमएफ ने लोन दे दिया, उस देश की सरकार ने कोई स्टेप ही नहीं लिए सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए, तो आईएमएफ का लोन तो डूबेगा ना। तो आईएमएफ तभी लोन देगा जब पहले आप एक्शन लोगे सिचुएशन इंप्रूव करने के लिए, नहीं तो आईएमएफ की इन्वेस्टमेंट तो डूब जाएगी, मतलब आईएमएफ ने जो उधारी दी वो तो डूब जाएगी। इसीलिए आईएमएफ कंडीशन रखता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, आईएमएफ क्यों लोन देता है, कैसी कंडीशन में लोन देता है। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ताइवान से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो ताइवान पर चाइना अपना हक जताता है। चाइना कहता है ताइवान जो है वो चाइना का पार्ट है, लेकिन इसी वजह से बहुत कम देश अभी फिलहाल ऐसे हैं जिनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं ताइवान के साथ, क्योंकि ज़्यादातर देश चाइना से डरते हैं या फिर चाइना से दोस्ती बना के रखते हैं। इस वजह से उन्होंने ताइवान के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं इस्टेब्लिश किए हैं। होंडुरस एक ऐसा देश है, सेंट्रल अमेरिका में देखिए, होंडुरस एक छोटा सा देश है जिसके ना ताइवान के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे। यहाँ पे दूसरे नंबर पे ताइवान की सबसे बड़ी एम्बेसी थी यूएस में एम्बेसी के बाद में, लेकिन ना अब होंडुरस ने भी ताइवान के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म करने का फैसला लिया है चाइना के चलते। चाइना ने लालच दिया होंडुरस को कि हम आपको जॉब्स देंगे, इन्वेस्टमेंट देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डेवलप करवाएंगे। तो होंडुरस के प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया कि हम चाइना के फेवर में ताइवान के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ रहे हैं। 30 दिन है आपके पास में, आप अपनी एम्बेसी खाली करके यहाँ से चले जाइए। ताइवान को अभी रिकॉग्नाइज किया जाता है सिर्फ 12 देशों के द्वारा, वेटिकन के अलावा, और ये देश भी ना बिल्कुल छोटे छोटे देश हैं। 4 तो बिल्कुल छोटे से पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैं। साउदर्न अफ्रीका में एक देश है इस्वाटिनी, प्रागुए, 6 सेंट्रल अमेरिकन और कैरेबियन नेशंस। सिर्फ इन देशों के द्वारा ही ताइवान को रिकॉग्नाइज किया गया है जिनके ताइवान के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। अब आर्टिकल में यह कहा जाता है ताइवान ने होंडुरस को ऊपर आरोप लगाया कि फाइनेंशियल असिस्टेंस के चक्कर में, मतलब वो हमसे भी फाइनेंशियल असिस्टेंस मांग रहे थे कि आप हमें पैसा देंगे तो हम चाइना के साथ रिलेशंस नहीं इस्टेब्लिश करेंगे, हम आप ही को रिकॉग्नाइज करेंगे। हमने पैसे देने से मना किया तो वो चाइना के पास चले गए और उन्होंने चाइना से पैसा ले लिया। तो ताइवान की तरफ से स्टेटमेंट ये दी गई कि हम ये पैसों की रेस में नहीं पड़ेंगे चाइना के साथ में कि हम भी पैसा दें, चाइना भी पैसा दे, जो ज़्यादा पैसा देगा वो उसका फेवर लेगा। हम इस रेस में नहीं पड़ना चाहते। लेकिन ताइवान ने आरोप लगाया कि चाइना अपने पैसों के दम पे
ताइवान के इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन को, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन को रोकने की कोशिश कर रहा है। ज़्यादा समय तक ऐसा नहीं कर पाएगा। लेकिन देखो सच्चाई ये है कि ताइवान के लिए जो सपोर्ट है वो कम होती जा रही है जैसे जैसे चाइना ज़्यादा राइज कर रहा है। अभी ताइवान में जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है ना, वो देखो चाइना के साथ किसी प्रकार का मतलब ज़्यादा एसोसिएशन नहीं चाहती है। अगर पूछा जाए कि ताइवान के लोग क्या चाहते हैं, ताइवान की टोटल पॉपुलेशन 2.3 करोड़ के आसपास है, तो ताइवान के लोग क्या चाहते हैं? ज़्यादातर ताइवान के जो लोग हैं ना, स्टेटस को चाहते हैं कि जैसा अभी चल रहा है चलता रहे, ना तो ताइवान पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो, ना ही ताइवान मर्ज हो चाइना में, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे, ऐसा ताइवान के ज़्यादातर लोग चाहते हैं। जब से यूएस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी यहां पर आई है ना, तब से चाइना और ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है ताइवान को लेके। चाइना ने कभी ऐसी कमिटमेंट नहीं की कि हम फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे ताइवान को चाइना में मिलाने के लिए। मतलब जानबूझ के चाइना ऐसा हिंट देता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं ताइवान को चाइना में मिलाने के लिए। और ताइवान को लेके चाइना काफ़ी संजीदा भी रहता है, रेड लाइन ड्रा करके रखता है। जैसे यूएस की स्पीकर जब ताइवान की धरती पर आई तो चाइना ने बोला कि यूएस ने रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है, इसका खामियाजा यूएस को भुगतना पड़ेगा। बाद में उन्होंने एयर डिफेंस जोन को वायलेट करना स्टार्ट कर दिया था, ताइवान की बाउंड्री पर मिलिट्री एक्सरसाइजेज करना स्टार्ट कर दिए थे। तो ये सब चीज़ें बोली जाती हैं इस आर्टिकल में। तो ये सब आज हमने डिस्कस किया। आज 3 इश्यूज हमने डिस्कस किए। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।